A very good morning to all of you. बच्चों, हम बात कर रहे हैं कोशिका की रचना तथा कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने ये क्लासेज नई शुरू की है। ये जो बॉटनी की क्लासेज हैं, ये अभी इसके कुछ ही लेक्चर्स हुए हैं। वनस्पति विज्ञान की जो क्लास हुई है, ये स्पेशली डिमांड पे शुरू हुई थी। कुछ बच्चों का कहना था कि वनस्पति विज्ञान का पोर्शन, चाहे वो नेट के लिए हो, नीट के लिए हो, या आपके टीजीटी के लिए हो, साइंस के लिए, या पीजीटी के लिए हो, हमेशा बॉटनी का सिलेबस छूट जाता है। जूलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाता है और बॉटनी का सिलेबस छूट जाता है। तो इस बार हमने बॉटनी के सिलेबस से शुरू किया है। बॉटनी से ही हम शुरू करेंगे। तो अभी एलटी के एग्जाम निकले हैं। एलटी उत्तराखंड के एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं और 12 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। और इसका एग्जाम जो होगा वो लगभग आपका जुलाई में होगा। अभी डेट फिक्स नहीं है कि कब होगा। तो ये आपके जो एलटी के फॉर्म है 12 अप्रैल तक भरे जाएंगे। और जो इसका सिलेबस है वह मैं आपको बता दूं, 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। और 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स में आपका पेडागॉजी आएगा, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आता है। उसका पोर्शन भी मैं आपको बताऊंगी। और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं डालती रहूंगी। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो तो मेरे से नोट्स वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। बाकी दूसरा इसमें आएगा रीजनिंग आएगा। इसको भी मैं हल्का फुल्का कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत भारी रीजनिंग नहीं आएगी। और तीसरा आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज। तो जी के आपसे पूछा जाएगा। इसमें आपका जैसे उत्तराखंड का इतिहास, इसके बारे में पूछा जाएगा। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, राज्य वृक्ष क्या है, उनके वनस्पतिक नाम क्या है। तो इस तरह से आपका जीके भी इसमें से आएगा और इंडियन जीके भी हल्का सा इसमें से पूछा जाएगा। तो इसको भी, उत्तराखंड के पोर्शन को भी और इंडिया के पोर्शन को भी, जो करंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके बीच में लाने की कोशिश करूं। बाकी जो 50 मार्क्स है वो सब्जेक्ट से आपका आएगा। जैसे अगर आपको पास अपने साइंस से भरना है, एलटी साइंस, तो आपके पास केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी आएगा। तो सबसे पहले हम बॉटनी का सिलेबस करते हैं। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि इसको कवर करेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री और जूलॉजी का सिलेबस करेंगे। और ये जो क्लासेज हैं ये स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। और मैं उसी लेवल पर, उसी प्रयास से ले जाऊंगी आगे, जिस प्रकार से जैसे गांव में जो बच्चे रहते हैं उनके लेवल से मैं आगे चलूंगी, क्योंकि उन लोगों को टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं उन्हीं के लेवल को पकड़ते हुए इसको आगे ले जाऊंगी। तो हम शुरू बात कर रहे थे कोशिका की रचना तथा कार्य के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि जो कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, और जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। बाकी हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक कोशिका को किस प्रकार से आपने पढ़ना है। जो कल की क्लास हुई थी, जिन बच्चों ने कल की क्लास दी होगी उन्होंने देखा होगा कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसको हमने 3 पार्ट्स में पढ़ना है, ठीक है। पहला हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ना है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब आपका जीव द्रव्य होता है। दूसरा हमने रिक्तिका पढ़ना है। रिक्तिका का मतलब होता है आपका वैक्यूल। और तीसरा आपने पढ़ना है कोशाभित्ति या सेल वॉल के बारे में आपने पढ़ना है। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने कल की क्लास में प्रोटोप्लाज्म को कवर किया था कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी थी, प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था। तो ये सारी हम कल की क्लास में बात कर चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वहां पे हम जीव द्रव्य है, जो प्रोटोप्लाज्म है जीव द्रव्य, उसके विभिन्न भागों की संरचना और कार्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, जीव द्रव्य की विभिन्न भागों की संरचना व कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य के विभिन्न भागों की संरचना और कार्य के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के मुख्य 2 भाग होते हैं। कल की क्लास में हमने बताया था कि जो जीव द्रव्य होता है, यहाँ पे देखिए ये आपके सामने एक सेल है, ठीक है। मैंने एक सेल बना दी, यूकैरियोटिक एक कोशिका बना दी है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपका जीव द्रव्य भरा रहता है, एक सजीव तरल भरा रहता है। इसको आप जीव द्रव्य कहते हैं। ये आपके जीव द्रव्य रहता है, ठीक है। अब जीव द्रव्य रहता है तो इसमें इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है। पहला हो गया आपका कोशाद्रव्य, इसको आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और दूसरे भाग को हमने केंद्रक कहा। केंद्रक इसके यहाँ पे देखिए एक केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर भी आपका क्या पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा।
अब जो प्रोटोप्लाज्म आपके केंद्रक के बाहर पाया जाएगा उसको आप कोशाद्रव्य या साइटोप्लाज्म कहेंगे। जो कोशिका द्रव्य कहेंगे इसको, जो केंद्रक के बाहर पाया जाएगा। और जो ये अंदर पाया जाएगा इसको आप केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोशाद्रव्य और केंद्रक में हमने इसको बांटा। तो कोशाद्रव्य किसे कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो केंद्रक के बाहर पाया जाता है उसको आप कोशाद्रव्य कहेंगे, और जो भाग केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसको आप केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब हम कोशाद्रव्य की पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कोशाद्रव्य कौन सा भाग हो गया? जीव द्रव्य का वह भाग हो गया है जो केंद्रक को घेरे रहता है, जो चारों ओर से केंद्रक को घेरे रहता है। ये केंद्रक है, इसके चारों ओर आपका साइटोप्लाज्म या कोशाद्रव्य पाया जाता है। और जो कोशाद्रव्य है इसको भी हम प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? जो कोशाद्रव्य है, एक है प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा मतलब प्लाज्मा झिल्ली, और टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं? रिक्तिका के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको आप टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा लेमा, इसको हिंदी में भी आप जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। टोनोप्लास्ट को आप रिक्तिका के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जीव द्रव्य कला एवं टोनोप्लास्ट के मध्य का भाग, जीव द्रव्य कला किसे कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जीव द्रव्य कला कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट के बीच के भाग, जो बीच का भाग होता है वो भी आप पढ़ेंगे। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद टोनोप्लास्ट पढ़ेंगे। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिका के जो बाहर की झिल्ली है इसको कहेंगे टोनोप्लास्ट। जीव द्रव्य के जो बाहर की झिल्ली है उसको कहेंगे प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में, प्लाज्मा झिल्ली और किसके बीच में? टोनोप्लास्ट के बीच में जो पाया जाता है उसके मध्य भाग को भी आप पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो मेम्ब्रेन है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कला की जो संरचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कला की संरचना है उसके बारे में आपके सामने विभिन्न मत आए थे, उसमें से हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको साथ साथ कोर्स भी खत्म करना है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक तो यूनिट मेम्ब्रेन वाला पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, और दूसरा हम पढ़ेंगे तरल मोजाइक जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, तरल मोजाइक मॉडल दिया था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कला की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी बात कर रहे हैं कि जो संरचना है, कला की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, उसको कितने वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से दिया था। तो लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कला की संरचना। अब हम बात करेंगे कला की संरचना के बारे में। जो स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वह कितने साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं, उन सब मतों को हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एकक कला मत। सबसे पहले एक एकक कला मत है, इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। एकक कला मत के अनुकला, ठीक है, एकक कला मत क्या था? यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी, यूनिट मेम्ब्रेन। जो एकक कला मत है उसके अनुसार क्या था, ऐसे मैं डायग्राम भी बनाते जाऊंगी और उसके साथ साथ आपको थ्योरी भी लिखते जाना है। ठीक है, तो इसके जो एकक कला मत है इसको जे डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। इसकी जो खोज की थी वह, इसका जो मत, जो यूनिट मेम्ब्रेन मत दिया है, एकक कला मत दिया है, यह आपके जे डेविड रॉबर्टसन ने दिया था। जे डेविड रॉबर्टसन ने आपके 1959 में एकक कला मत दिया था। इस तरह से आप लिखेंगे, जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में एक यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी दी थी, एकक कला मत दिया था। और इन्होंने कहा था कि जो मेम्ब्रेन होती है, जो कला होती है, वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इन्होंने कहा था, थ्योरी आप खुद लिखेंगे, मैं यहाँ पे केवल कुछ कुछ बातें लिखूंगी। तो लिखिए, इन्होंने कहा था कि जो इनकी जो कला होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वह आपकी 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है।
75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। तो कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। तो यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1/10 मिली माइक्रोन। ये भी पूछा जाता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1/10 मिली माइक्रोन। तो जो डेविड रॉबर्टसन हुए हैं, उन्होंने 1959 में बताया था कि जो कला होती है वह आपकी क्या होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और जो कला है उसके मध्य में एक वसीय पदार्थ होता है जिसको फास्फोलिपिड कहते हैं। तो हम यहाँ से स्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे और उसकी मदद से लिखना शुरू करेंगे। तो डेविड रॉबर्टसन ने एकक कला मत सिद्धांत दिया था, और इन्होंने कहा था कि जो कला होती है वह आपकी 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और कला के मध्य में, ये मध्य भाग हम बना रहे हैं, कला के मध्य में क्या होती है, वसीय पदार्थ फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे, एक परत यहां से इस तरह से बनाएंगे और एक परत यहां से इस तरह से बनाएंगे। तो फॉस्फोलिपिड की ये 2 परतें होती हैं। इस तरह से इसको बनाते रहेंगे। यह आपकी फॉस्फोलिपिड की 2 परतें हैं, और इन परतों की मोटाई यहां पे लिखेंगे, फॉस्फोलिपिड की परतें, फॉस्फोलिपिड की परत, लिपिड परत है, और इनकी जो मोटाई है वह आपकी 35 एंगस्ट्रॉम होती है। सबसे पहले क्या कहा इन्होंने, जो एकक कला है उसकी टोटल मोटाई होती है आपकी 75 एंगस्ट्रॉम। उसमें से जो कला का मध्य भाग होता है उसमें एक वसीय पदार्थ, इसको वसीय पदार्थ कहेंगे फॉस्फोलिपिड, और इसकी यहाँ पे क्या होती है, 2 परतें होती हैं, और इनकी मोटाई कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि वसा के अणुओं से बनी, जो ये वसा के अणु हैं इनसे बनी 2 परतों, ये 2 परत हो गई, एक परत ये हो गई और ये एक परत ये हो गई। तो वसा के अणुओं से बनी इन 2 परतों के दोनों ओर, इन 2 परतों के दोनों ओर आपकी प्रोटीन होती है। ठीक है, ये परत हो गई, ये वसा से बनी हुई परत हो गई, और इनके दोनों ओर इस प्रकार से प्रोटीन होती है। एकक कला मत यूनिट मेम्ब्रेन जो थ्योरी है उसके अनुसार कहा गया है कि जो कला है उसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और जो कला का मध्य भाग है, ये मिड पोर्शन हो गया और ये बाहरी पोर्शन हो गया। तो जो मध्य भाग है उसमें फॉस्फोलिपिड की 2 परतें हैं, एक परत ये हो गई और एक परत ये हो गई, और इन दोनों परतों की मोटाई आपकी 35 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद जो ये फॉस्फोलिपिड की परत है उसके दोनों ओर आपकी प्रोटीन अणुओं की एक एक परत होती है, और इनकी मोटाई कितनी होती है, इनकी मोटाई आपकी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इनकी मोटाई कितनी हो गई, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी हो गई और 20 एंगस्ट्रॉम इसकी हो गई। तो अब इसको प्लस कर देखिए, 20 20 40 और 40 30 75। तो आपका ये हो गया एकक कला मत। तो एकक कला मत के अनुसार कहा गया था कि जो ये पूरी एक कला है, ये पूरी एक कला है, यह क्या है, यहाँ पे लिखिए प्रोटीन अणु है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक जो थ्योरी थी वो तरल मोजाइक मॉडल है, वह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एकक कला मत के अनुसार कहा गया है कि जो कला है उसकी जो मोटाई होती है लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो कला है उसके मध्य भाग में एक वसीय पदार्थ फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं। ये 2 परतें देख लीजिए आप, 2 परतें होती हैं, और इन 2 परतों के बाहरी ओर क्या होता है, प्रोटीन की एक एक परत होती है। ठीक है, प्रोटीन की एक एक परत होती है, और प्रत्येक की मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जो चारों परतों वाली झिल्ली है, चारों परतों वाली झिल्ली कौन सी हो गई, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड प्रोटीन। तो चारों परतों वाली जो झिल्ली है इसको क्या कहा गया है, कला कहा गया है। जो
एकक कला कहलाती है। जो आपकी चारों परतों वाली जो झिल्ली है इसको एकक कला कहते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए इसको, जो एकक कला मत है इसको डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था और इन्होंने कहा था कि जो ये एक कला होती है, मेम्ब्रेन होती है, यह किस प्रकार से बनी हुई होती है। उन्होंने कहा था कि इसके जो मध्य भाग होता है वहां पे फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं और बाहरी भाग में जो फॉस्फोलिपिड की 2 परतें हैं उनके बाहर की ओर प्रोटीन की एक एक परत होती है। फॉस्फोलिपिड की जो परतें हैं उनकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है और जो ये प्रोटीन की अणु की परतें हैं वह आपकी 20 एंगस्ट्रॉम इधर और 20 एंगस्ट्रॉम इधर होती है। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड प्रोटीन जो ये परतें आपको बनती हैं, यही आपकी जो झिल्ली बनती है उसी को एकक कला कहते हैं। एकक कला का मतलब हो गया है आपका यूनिट मेम्ब्रेन इसको कहेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। इसमें से जो बाहरी पोर्शन होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा और जो आंतरिक पोर्शन होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जलरागी, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरागी। यह वाला पोर्शन आपका हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जलरागी, ठीक है। और ये वाला पोर्शन होगा आपका हाइड्रोफोबिक, जल विरागी। नाम से ही लग रहा है जल रागी और जल विरागी। मतलब जल विरागी का मतलब क्या होता है? जो जल से दूर जाने की कोशिश करता है उसको जल विरागी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे एकक कला मत पढ़ा था। डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में यह मत दिया था और इसके अनुसार जो झिल्ली होती है वह प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, सीधा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो सबसे पहला एक क्वेश्चन आएगा, एकक कला मत किसने दिया था? तो एकक कला मत डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो एकक कला मत के अनुसार जो झिल्ली है वो उसकी मोटाई कितनी होती है? तो उसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एकक कला मत है उसके अनुसार झिल्ली किसकी बनी होती है? तो आपकी प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एकक कला मत है उसमें जो फॉस्फोलिपिड है उसका प्रोटीन की तरफ उसका हाइड्रोफिलिक भाग रहता है या हाइड्रोफोबिक भाग रहता है? तो प्रोटीन की तरफ उसका हाइड्रोफिलिक भाग रहता है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो कला है इसके एकक कला है इसमें जो फॉस्फोलिपिड है उनकी परतों की मोटाई कितनी होती है? और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो एकक कला मत है, एकक कला मत के अनुसार जो प्रोटीन अणु है उसमें एक परत की मोटाई कितनी होती है? तो वह 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इतने सारे क्वेश्चंस इस तरह के निकल करके आए हैं। तो मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चंस भी लिख देती हूँ कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। एकक कला मत किसने दिया था? तो एकक कला मत किसने दिया था? रॉबर्ट डेविडसन ने दिया था। उसके अलावा है एकक कला मत के अनुसार झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? तो एकक कला मत के अनुसार झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए चित्र में नामांकन कीजिए। तो इसमें आपने नामांकन करना है। तो ये क्या हो गया? ये आपका प्रोटीन हो गया है। ये आपका ये फॉस्फोलिपिड का कौन सा भाग हो गया है? जलरागी भाग हो गया है। फॉस्फोलिपिड का जलरागी भाग, फॉस्फोलिपिड का जलरागी भाग लिखेंगे और ये फॉस्फोलिपिड का जल विरागी भाग हो गया है। फॉस्फोलिपिड का जल विरागी भाग हो गया है और ये पुनः से प्रोटीन हो गई है। तो इस प्रकार से जो एकक कला मत है उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे तरल मोज़ेक मॉडल। जो तरल मोज़ेक मॉडल है यह काफी फेमस हुआ था और इसको सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो पढ़ते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पे जो तरल मोज़ेक मॉडल है यह आपके सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। नाम था सिंगर और निकोलसन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है
तरल मोजाइक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो तरल मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था और ये काफी फेमस मॉडल है, काफी पूछा जाता है हाई स्कूल से लेकर के एमएससी, पीएचडी, नेट सब जगह ये तरल मोजाइक मॉडल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको आपने ढंग से समझना है कि तरल मोजाइक मॉडल क्या होता है। तो जो सिंगर और निकोलसन है, इन्होंने ये जो तरल मोजाइक मॉडल दिया था, तो इन्होंने कहा था कि जो कला है, हम यहाँ पे एक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अभी हमने मेम्ब्रेन को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, हम सिर्फ मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो जो एक झिल्ली है, जो एक कला है, वह किस प्रकार से बनी हुई होती थी, उस पर जो मॉडल एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया है, ये काफी फेमस है। और इन्होंने कहा था कि जो कला है, जो झिल्ली है, उसके मध्य भाग में जो लिपिड होता है वह द्विआण्विक होता है, बाइमोलिकुलर होता है। तो द्विआण्विक इसमें लिपिड होता है और वो क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। अभी हमने एकक कला सिद्धांत में भी पढ़ा था कि क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं। तो यहाँ पर भी आपके सेम होता है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की आपकी 2 परतें इस प्रकार से होती हैं। जैसे हमने एकक कला मत में पढ़ा था, उसी तरह से फॉस्फोलिपिड की यहाँ पे 2 परतें होती हैं। ये मैं आपको बना रही हूँ डायग्राम के साथ। तो आपने पहली लाइन इस तरह से लिखना है कि सिंगर और निकोलसन के अनुसार जो कला है या झिल्ली है, उसके मध्य में लिपिड की द्विआण्विक परत होती है। द्विआण्विक का मतलब हो गया है बाइमोलिकुलर परत होती है, ठीक है। और लिपिड की जो ये परत है, इसके बाहर की ओर अभी हमने एकक कला में भी पढ़ा था कि क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो इसके बाहर की ओर भी प्रोटीन्स होते हैं। यहां तक तो सेम है, बाहर की ओर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एकक कला मत में भी कहा गया था कि क्या हुआ, बीच में आपकी फॉस्फोलिपिड की 2 परतें हैं और बाहर से आपकी प्रोटीन है। यहां तक तो कोई भी अंतर नहीं आया था। तो इन्होंने कहा था कि जो बाह्य प्रोटीन है, इन्होंने इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहा। बाह्य प्रोटीन इन्होंने इसको कहा, इसका नाम इन्होंने बाह्य प्रोटीन कहा, बाह्य प्रोटीन। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखेंगे इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, और इसको बाह्य प्रोटीन कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है इसको कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड के बाहर की ओर है, इसको कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। बीच में यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड की 2 क्या है, आपकी 2 परतें हैं, ये एकक कला में भी कहा गया था। और बाहर की ओर क्या है, बाह्य प्रोटीन है। अब जो बाहर की ओर प्रोटीन है, इसको तो आप बाह्य प्रोटीन कहेंगे। और लिपिड की परत में भी कुछ प्रोटीन धंसे रहते हैं, इनको आप इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। लिपिड की परतों के बीच में भी इस तरह से कुछ प्रोटीन्स धंसे हुए रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये अलग भी है। यहां तक तो सेम है कि यहाँ फॉस्फोलिपिड की 2 परतें हैं, बाहर से प्रोटीन है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ये प्रोटीन है, ये मैं ऐसे इसको डॉटेड कर रही हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये भी प्रोटीन है, लेकिन इसको आप समाकलित प्रोटीन कहेंगे। समाकलित प्रोटीन, समाकलित प्रोटीन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड प्रोटीन, जो आपके धंसे हुए हैं। तो लिपिड की परत में जो धंसे हुए हैं, उनको आप समाकलित प्रोटीन या इंटीग्रेटेड प्रोटीन कहेंगे। अब ये क्या है कि जो आपका इतना तो आपने पढ़ लिया है, इनको परिधीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन कहेंगे, परिधीय पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, इनको समाकलित प्रोटीन कहेंगे। समाकलित प्रोटीन धंसे रहते हैं, लिपिड की परत में धंसे रहते हैं। और जो ये समाकलित प्रोटीन है, समाकलित प्रोटीन कौन सा है, जो लिपिड की परतों में धंसे हुए हैं। तो जो ये समाकलित प्रोटीन है, वो लिपिड की परतों में जलरागी और जलविरागी दोनों क्रियाएं करते हैं। जलरागी और जलविरागी जो क्रियाएं हैं, उनके कारण ये क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, और इसके कारण ये सरलता से अलग नहीं हो सकते हैं। क्या कहा इन्होंने कहा कि जो ये समाकलित प्रोटीन है, यह लिपिड की परतों में, जो लिपिड की परतों में धंसे हुए जो समाकलित प्रोटीन है, वह लिपिड की परतों में हाइड्रोफिलिक जलरागी और हाइड्रोफोबिक जलविरागी क्रियाओं द्वारा मिक्स्ड होते हैं, जिससे आप समाकलित प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं।
अब जो परिधीय प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन कौन से हो गए? पेरिफेरल प्रोटीन है। जो बाह्य प्रोटीन है, जो परिधीय प्रोटीन है आपके, वो सरलता से पृथक किए जा सकते हैं। जो बाहर की ओर प्रोटीन है उनको आप सरलता से पृथक कर सकते हैं। और परिधीय प्रोटीन के साथ, परिधीय प्रोटीन के साथ अगर शर्करा की श्रृंखला जुड़ेगी तो वह क्या बन जाएगी? अगर परिधीय ये प्रोटीन है, इसके साथ एक शर्करा की इस तरह से श्रृंखला जुड़ गई है, तो यह क्या बन जाएगी? यह ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर इसी प्रोटीन के साथ, इसी प्रोटीन मतलब बाह्य प्रोटीन के साथ अगर आपकी लिपिड की परत जुड़ जाती है तो यह आपका ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। ठीक है, तो जो बाह्य प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन है, उनके साथ शर्करा की अगर श्रृंखला जुड़ जाती है तो वह ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। और अगर उनके साथ किसकी, लिपिड की, जो लिपिड है, लिपिड की जो इसके साथ जो बाह्य प्रोटीन है, इसके साथ अगर लिपिड जुड़ जाता है तो यह ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। अब जो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इनका क्या काम होता है? इनके आधार पे जो ग्लाइकोलिपिड और जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, इनकी विशिष्टता के आधार पर ही कोशिकाएं अपने जैसी कोशिकाओं को पहचानती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की विशिष्टता के आधार पर ही कोशिकाएं समान कोशिकाओं को, अपने जैसी कोशिकाओं को समान जो पहचानती हैं। और जो ये गुण होता है, यह प्राणियों में जो ये गुण होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, जिससे कारण कोशिकाएं समान कोशिकाओं को पहचानती हैं, उससे क्या फायदा होता है? उससे जैसे आपको रुधिर वर्ग, ठीक है, प्रतिरक्षण, कैंसर और जो अगर आप अंग प्रत्यारोपण है तो उसमें आप समान जो कोशिकाएं हैं उनको मिला सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और समान कोशिकाओं को ही समान कोशिकाएं पहचानेंगी। तो इसके जो फायदे हैं वो ये हैं कि इस गुण के कारण जो प्राणी हैं उनमें आप रुधिर वर्ग का पता लगा सकते हैं। प्रतिरक्षण, अगर आपको कोई भी प्रत्यारोपित करना है अंग तो उसमें यह काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये है आपका तरल मोजाइक मॉडल। तरल मोजाइक मॉडल में क्या कहा गया है? इसको इस तरह से इंटीग्रल प्रोटीन, ये आपको इंटीग्रल प्रोटीन, ये हो गई समाकलित प्रोटीन। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक बार इसको और समझ लीजिए, फिर हम इसका जो मॉडल, इसको ऐसे ही बनाना है कि यहाँ पे आपने प्रोटीन बनानी है, उसके ठीक नीचे आपने इस तरह से फॉस्फोलिपिड बनाने हैं, फिर आपने फॉस्फोलिपिड बनाने हैं, और फिर आपने प्रोटीन बनाना है। हमने बहुत ज्यादा इसको टफ नहीं बनाना है कि हमने कैसे बनाया। ये एकक कला मत हो गया है और ये है आपका तरल मोजाइक मत हो गया है। इसमें अंतर क्या है? फास्फोलिपिड की तो दो परतें यहाँ पे भी है, पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में नहीं बताया गया है। जबकि जो तरल मोजाइक मॉडल है, इसमें कहा गया है कि कुछ प्रोटीन इंटीग्रेटेड भी रहते हैं और जलरागी और जल विरागी जो क्रियाएं हैं उनके कारण ये आसानी से अलग भी नहीं हो सकते हैं। बाकी जो सिंगर और निकोलसन ने तरल मोजाइक मॉडल दिया था, उसके अनुसार उन्होंने यही कहा था कि जो आपके पास फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, उनके बीच में इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और बाहर की ओर पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा चित्र बनाया गया था, वह काफी बार पूछा जाता है उसके बारे में। वैसे तो यही डायग्राम आते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर डायग्राम पूछा जाए तो उसमें कुछ इस प्रकार से प्रोटीन्स को दिखाया गया है। यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन्स दिखाए जाएंगे और इस तरह से यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर इस तरह से दिखाई जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब आप बनाएंगे तो टेढ़ा टेढ़ा सा यहाँ पे चित्र सा बना हुआ आपको दिखेगा। लेकिन आपके नॉलेज के लिए यही काफी है कि जो सिंगर और निकोलसन ने तरल मोजाइक मॉडल दिया था, उसके अनुसार जो कला होती है वो फॉस्फोलिपिड की दो परतों से बनी हुई होती है। उन परतों के बीच में आपके समाकलित प्रोटीन रहते हैं। समाकलित प्रोटीन जलरागी और जल विरागी क्रियाओं द्वारा मिक्स्ड हो जाते हैं, जिससे इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। फॉस्फोलिपिड की जो परतें हैं उनके बाहरी ओर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनको पेरिफेरल प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन कहते हैं। बाह्य प्रोटीन से अगर
ये जो बात कर रहे हैं हम बाह्य प्रोटीन की बात कर रहे हैं, अगर इसके साथ आपकी शर्करा जुड़ जाती है तो यह ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है, और अगर यह शर्करा के साथ आपके लिपिड जुड़ जाती है तो यह ग्लाइकोलिपिड बन जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो झिल्लियां होती हैं, कौन कौन सी झिल्लियों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जीव द्रव्य जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह सबसे बाहर की ओर होती है, और इसको आप प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। और जब हम प्लांट की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, तो वहां पे प्लाज्मा लेमा के बाहर सेल वॉल भी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। जीव द्रव्य कला भी उसको कहते हैं, और उसके कार्यों के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम बात कर रहे हैं जीव द्रव्य कला के बारे में। प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप इसको कहेंगे। यह क्या होती है, जो भी कोशिका होती है उसके सबसे बाहर की जो परत होती है उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो यह क्या होती है, जंतु कोशिका में तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर से होगी, और जो पादप कोशिका है उसमें इसके बाहर से एक इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, इसको आप कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, तो इसको सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे बाहरी झिल्ली होती है, और पादप कोशिका में इसके बाहर से एक कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी हमने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है कि जो जीव द्रव्य कला है वह किस प्रकार से होती है। देखो, जीव द्रव्य कला हो गई, टोनोप्लास्ट हो गया, और जो विभिन्न कोशिकांग होते हैं उनमें भी क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है। तो अभी हमने झिल्ली की संरचना के बारे में तरल मोज़ेक मॉडल पढ़ा था कि झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो वह सभी झिल्लियों के लिए हमने पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। और अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कार्यों की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अवकलीय पारगम्य। अवकलीय पारगम्य का मतलब होता है डिफरेंशियली परमिएबल। ठीक है, इसमें से कुछ निश्चित पदार्थ ही आर पार जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पदार्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर उधर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियली परमिएबल। तो जीव द्रव्य कला के कार्य पढ़ लेंगे हम यहाँ पे, हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको थोड़ा सा शॉर्टली भी पढ़ना है क्योंकि कोर्स भी खत्म करना है। तो जीव द्रव्य कला के कार्य लिखिए। जीव द्रव्य जो कला होती है वह कोशिका में, जो कोशिका होती है उसकी आकृति निश्चित बनाए रखती है। जीव द्रव्य कला कोशिका की आकृति को निश्चित बनाए रखती है और बाहरी आघातों से इसकी रक्षा भी करती है। अब पादप कोशिका में देखेंगे तो जीव द्रव्य कला के बाहर से आपको कोशिका भित्ति भी मिल जाएगी। अब जो बहुकोशिकीय प्राणी है उसमें क्या होता है, बहुकोशिकीय जो प्राणी है वह इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण एक कोशिका अपनी जैसी कोशिका को खोज पाती है, पहचान पाती है। और जो जीव द्रव्य कला है उसमें पुनरुद्भवन की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। पुनरुद्भवन मतलब होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है अगर ये कहीं पे कट फट जाती है तो तुरंत से इसमें नया झिल्ली वहीं पे बन जाती है। तो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, कहीं से टूट जाए तो यह वृद्धि करके पुनः से बन जाती है, जिससे कोशिका द्रव्य बहता नहीं है। साइटोप्लाज्म के बाहर यह होगी, इसके अंदर कोशा द्रव्य होगा। कोशा द्रव्य के बाहर यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें रिजनरेशन की क्षमता होती है, अवकलीय पारगम्य होती है, डिफरेंशियली परमिएबल होती है। यहाँ पे कुछ पदार्थ पड़े हुए हैं कोशा द्रव्य में, उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल यह सोचेगी कि इसको अंदर भेजना है या नहीं भेजना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही यह बाहर अंदर जाएगा। उसके अलावा जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण कोशिकाएं अपनी जैसी कोशिकाओं को पहचान पाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होता है, कोशिकाओं में आपस में भी आदान प्रदान होता है। एक कोशिका ये है, इसमें कोशा भित्ति है,
सॉरी, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोसा है, इसमें आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरी कोशिका है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन दोनों में कोई रासायनिक आदान प्रदान होना है तो उसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सिलेक्ट करती है कि क्या होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोनोप्लास्ट के बारे में। जीव द्रव्य कला के बारे में पढ़ा कि यह सेमी परमिएबल होती है, डिफरेंशियली परमिएबल होती है, और यह सेलेक्ट करती है कि किस तरह से हमको किस वस्तु को, किस रसायन को, किसको यहाँ अंदर भेजना है और किसे नहीं भेजना है। टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं आप रिक्तिका के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है, वैक्यूल के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट भी एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एकक कला होती है, और यह क्या करती है, यह कोशिका द्रव्य और रिक्तिका की सीमा पर होती है। यह जो टोनोप्लास्ट है, यह कोशिका द्रव्य जो यहाँ पे कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पड़ा हुआ होगा, यह टोनोप्लास्ट इसको क्या करेगा, रिक्तिका के अंदर नहीं घुसने देगा। जो आवश्यक होगा उसी को जाने देगा, अनावश्यक को नहीं जाने देगा। तो यह भी एक एकक कला है। और जो प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट के बीच का जो कोशिका द्रव्य है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट के बीच का जो कोशिका द्रव्य है, तो जो भाग प्लाज्मा लेमा के निकट होगा वह अधिक ठोस अवस्था में होता है। जो भाग प्लाज्मा लेमा के नजदीक होगा, जो कोशिका द्रव्य का जो भाग प्लाज्मा लेमा के नजदीक होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है, तो प्लाज्मा लेमा के नजदीक होगा वह भाग अधिक ठोस रहता है, और उसको आप एक्टोप्लाज्म या बहिर्द्रव्य कहते हैं। एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। और जो एक्टोप्लाज्म है यह ठोस रहता है, अधिक ठोस लिखेंगे आप इसको, अधिक ठोस रहता है। और जो भाग टोनोप्लास्ट के निकट रहता है उसको आप अंतर्द्रव्य कहेंगे, एंडोप्लाज्म कहेंगे, और यह तरल और दानेदार होता है। जो भाग कोशिका द्रव्य का जो भाग रिक्तिका के पास होता है, टोनोप्लास्ट के पास होता है, वह कैसा होता है, तरल होता है, दानेदार होता है, और इसको एंडोप्लाज्म कहते हैं आप। ठीक है, इसको एंडोप्लाज्म कहेंगे, अंतःद्रव्य भी इसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, जीव द्रव्य कला के बारे में पढ़ा कि जो जीव द्रव्य कला है वह कोशिका के सबसे बाहरी ओर पाई जाती है, जंतु कोशिका में सबसे बाहर पाई जाती है, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। यह अवकलीय पारगम्य होती है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। उसके बाद हमने टोनोप्लास्ट पढ़ा। टोनोप्लास्ट रिक्तिका के बाहर की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह भी एक एकक कला है, यूनिट मेम्ब्रेन है। और जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, वह जो कोशिका द्रव्य आपका कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली की ओर पाया जाता है, वह अधिक ठोस होता है और उसको बहिर्द्रव्य या एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और जो कोशिका द्रव्य आपके रिक्तिका के पास पाया जाता है उसको अंतःद्रव्य या एंडोप्लाज्म कहते हैं, और यह तरल और दानेदार होता है। यह भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो हमने बात करी यहाँ पे जीव द्रव्य कला और टोनोप्लास्ट की बात करी हमने। यहाँ पे कोसा द्रव्य होता है, उसमें आपकी दो प्रावस्थाएं होता है। तो कोसा द्रव्य की दो प्रावस्थाएं होती हैं। कोसा द्रव्य की दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहली प्रावस्था वह होती है कि जिसमें जो भी एक या दो झिल्लियों से घिरे हुए होते हैं उनको आप कोशिकांग कहते हैं। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा जो कोशिका द्रव्य का वह भाग होता है जो अवरित रूप में रहता है। अवरित रूप का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फेज में रहता है। और उसमें क्या होता है, प्रकाश समांगी होता है। प्रकाश समांगी का मतलब होता है बच्चों ऑप्टिकली होमोजीनस होता है, उसको आप हाइलोप्लाज्म कहते हैं। और हाइलोप्लाज्म को ही ग्राउंड प्लाज्म, साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे एंजाइम हो गया है, स्टार्च हो गया है, और मंड हो गया है, बूंदें हो गई प्रोटीन की, वसा की, ये सब इसमें पाया जाता है। तो कलाओं से घिरे कोशिकांगों के अतिरिक्त जो भी पदार्थ पाया जाता है वह सब साइटोसोल में ही पाया जाता है। साइटोसोल का मतलब ही आपको ग्राउंड प्लाज्म होता है, ग्राउंड प्लाज्म होता है, हाइलोप्लाज्म भी आप इसको कहते हैं, और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी आप इसको कहते हैं। तो आज की जो क्लास हुई है उसमें हमने यहाँ पे जीव द्रव्य कला से लेकर के टोनोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा। एकक कला के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। एकक कला का मतलब होता है यूनिट मेम्ब्रेन, और उसके बारे में हमने पढ़ा कि एकक कला क्या होती है।
कोसा द्रव्य की दो प्रावस्थाएं हमने पढ़ी, एक तो उसमें कोशिकांग आ जाएंगे और दूसरा उसमें ग्राउंड प्लाज्मा आ जाएगा। साइटोस्केलेटन एक छोटा सा टॉपिक है, साइटोस्केलेटन, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। साइटोस्केलेटन किसको कहते हैं? जो ग्राउंड प्लाज्म होता है, जो हाइलोप्लाज्म होता है, उसको पहले उसको माना जाता था कि वह एक तरल है, लेकिन 1970 में हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा जब अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि जो साइटोस्केलेटन होता है यह सूक्ष्म धागे के समान रचना होती है। सूक्ष्म धागे के समान रचना होती है, मतलब जाल के समान एक रचना होती है, और उसको आप माइक्रोट्रेबिकुलर लैटिसी कहते हैं। और इसी रचना के कारण सारे कोशिकांग अपनी जगहों पर स्थिर रहते हैं। क्लास में हमने इतना ही पढ़ना है। जो कल की क्लास होगी उसमें जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो मुख्य पदार्थ हैं वो उपापचयी सक्रिय कोशिकांग भी हैं और उपापचयी निष्क्रिय जो पदार्थ हैं वह भी इसमें पाए जाते हैं। तो उपापचयी सक्रिय कोशिकांग, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो लास्ट में मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख लेती हूँ आपके लिए। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और उसको चेक भी कराना है। तो क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लासेस।